नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा सा समय मिला तो सोचा कि आज आपको एक कहानी बताते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ में दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और सीआरपीसी 125 के तहत में उसने करीब 80,000 से ऊपर करीब उसने मेंटेनेंस ले लिया। ये मेरा वीडियो वो भाई भी शायद देख रहे हैं जिनके केस में मैंने काम किया। आज ये वीडियो बनाने का इंटेंशन सिर्फ ये है कि महिलाएं जो मुकदमा फाइल कर रही हैं, चाहे सीआरपीसी 125 का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे 498 हो, उसके संबंध में हम हमेशा वीडियो बनाते रहे हैं और लोगों को जानकारियां देने का प्रयास किया है। लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम जो जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, जब तक आप इसको पुख्ता ना कर लें, क्योंकि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल आधार पे दे रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं बहुत गहन अध्ययन करता हूँ इन सारी चीजों का, बुक्स पढ़ता हूँ, जजमेंट्स पढ़ता हूँ और प्रैक्टिकल वे में इन सब सारी चीजों को अप्लाई करता हूँ। और तभी मैं आज आप लोगों के सामने ये सारी चीजों का व्याख्यान कर पा रहा हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को देख के स्टडी करें, एक बार देखें, दो बार देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारा अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है कि आप बहुत सी चीजें मिस कर जाएं और आपको नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊं। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं ना कि महिलाओं के पक्ष में सिर्फ कानून है और पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, मानते हैं कि पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं ये इनके लिए एक मीठा जहर है। अगर आप सही तरीके से अगर चीजों को पकड़ेंगे, सही तरीके से अगर चीजों को समझेंगे, तो जहर सी बात में आपका बचाव इन्हीं महिला कानूनों के अंतर्गत है। ऐसा ही एक मामला बदायूं से आया। एक हमारे मित्र हैं जो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से संपर्क किए। उन्होंने मेरे को केस स्टडी कराया। उन्होंने मुझे अपने कागज दिखाए। मैंने उनको बताया कि आप ये कागज आप कलेक्ट करो। और उन्होंने वो सारे कागज कलेक्ट करने के बाद में मुझे केस स्टडी के लिए उन्होंने मुझे पेमेंट किया और मैंने कागजों को देखा। और मैंने बहुत सही तरीके से कागजों का अध्ययन किया और उसमें कोशिश करी कि किसी भी तरीके से कोई फॉल्ट नजर आ जाए, जिससे कि हम अपना बचाव रख सकें और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही होता है कि अचानक वो भाई बदायूं से मेरे पास में आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। तो मेरा सबसे पहला एक सवाल ये रहता है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में अगर झूठे मुकदमे किए हैं, तो उसके घर में सबसे कमजोर कड़ी कौन है और उसके घर में कौन कौन लोग हैं और शादी के समय कौन कौन लोग मौजूद थे। उसी के आधार पे, क्योंकि जब भी कोई महिला दहेज का या भरण पोषण का या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है, तो वो जिक्र जरूर करती है कि शादी किसने करी, कैसे करी, क्या क्या लिया दिया, ये सारी चीजों के बारे में जरूर बताती है। तो मेरा सबसे पहला इंटेंशन ये रहता है कि भाई लड़की के परिवार में शादी के समय कौन कौन ऐसा मौजूद था जिसने शादी करी। मेरी बात को समझना आप। तो जिससे कि हमें पता चल सके कि ये मामला जो है किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, झूठा है। तो ऐसे ही हम काम करते रहे हैं लोगों के लिए। और ऐसे ना जाने ऐसे जाने कितने अनगिनत ऐसे मामले हैं जिनमें हमने काम किया है और हम सफल भी हुए हैं। अगर हम एक एक पर्टिकुलर मैटर पे अगर हम वीडियो बनाने लगे, तो बहुत सारी वीडियो जो है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिनके बारे में मैं भूल चुका हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है। और उन लोगों ने अपनी दूसरी शादियां की और अपने ग्रस्त जीवन में अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन मैं आज उसी जगह पे हूँ जो आज पहले था, उसी कंडीशन में हूँ। ऐसा कुछ नहीं बदला है। बस मेरा साफ तरीके से इंटेंशन है कि किसी भी परिवार को, जिस तरीके से मैं रोया हूँ, मेरा परिवार रोया है और मेरे घर वाले रोए हैं, और जिस तरीके से मेरे पिताजी ने दम तोड़ा है, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी इस तरीके से हो। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वही बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ
जो कानूनी दायरे के अंतर्गत हैं, जो आपका बचाव कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से अगर लड़े, जितना मैंने आपको बता दिया उतना अगर सही तरीके से अगर आप लड़े तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। हम भगवान नहीं हैं, हम जज नहीं हैं, हम मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, आपको हर चीज समझा सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि जब भी हम आपके लिए कोर्ट में खड़े होंगे तो हमेशा आपका हित का सोचें। मैं पैसे लेता हूँ अपनी आजीविका चलाने के लिए लेता हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको सही बताऊं, मेरे बच्चों की पढ़ाई अभी इस समय रुकी हुई है, क्योंकि मेरे पास इतनी फीस नहीं हो पाई कि मैं उनकी फीस जमा कर पाऊँ। इसलिए मैंने बच्चों को इसी सेशन में मुझे रोकना पड़ा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मैंने मकसद अपना जो बनाया था, जो मैंने अपनी मुहिम चलाई थी कि हमें परिवारों को बचाना है, निर्दोष परिवारों को बचाना है, उन्हीं के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ और हमेशा मेहनत करता हूँ। तो आज हम बात बताएंगे कि ये जो केस के बारे में जो मैंने थंबनेल्स लगाया है कि पत्नी पे, उसके परिवार वालों पे एफआईआर हुई, तो जो बदायूं के जो भाई साहब थे, एक अच्छे विभाग में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको आइडेंटिफाई नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैटर के बारे में थोड़ा सा आपको हम क्लू जरूर बता देंगे। उनकी शादी 2001 में हुई, और 2001 में शादी हुई। शादी के काफी समय बाद उनके खिलाफ में मुकदमे लगा दिए गए। मुकदमे कौन से? दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण के मुकदमे लगा दिए गए। मामला करीब 10 साल तक चलता है। एक बहुत बड़े अधिवक्ता को वो नियुक्त करते हैं, लेकिन चीजें यूजुअली ऐसी ही चलती रहती हैं। अचानक उनको मेरा नंबर शायद यूट्यूब से ही मिलता है, मेरे से संपर्क करते हैं। मैं उनसे बताता हूँ कि आपको कौन कौन से पेपर कलेक्ट करने हैं और आप मेरे पास भेजिए, और मेरा जो पेमेंट है वो मुझे भेजिए, मैं एक बार स्टडी करूंगा। क्योंकि सफर नहीं कर पा रहे हैं, जो डैमेज पिछले 13 साल में जो हुआ है ना, उसकी रिकवरी करना शायद बहुत मुश्किल है। तो आजीविका चलाने के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सुरक्षित भी महसूस करता हूँ, थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न भी रहता है। अननोन कॉल्स लोग करते हैं, इसलिए मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि जब भी आपको अगर बात करनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। प्रॉपर जो 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने जो फीस रखी हुई है, सलाह शुल्क जो रखी हुई है, उस पे आप इसी नंबर पे, जो हमारा नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इस पे आप करके आप स्नैपशॉट हमसे भेज सकते हैं। तो होता क्या है कि वो भाई साहब मुझे कागज भेजते हैं, कागज में देखता हूँ, उनके देखने के बाद में अचानक वो मेरे घर पे आते हैं, हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, और उनसे बातों बातों में मैं पूछ लेता हूँ कि भाई आप ये बताओ कि आपकी शादी 2001 में हुई, आपकी शादी के टाइम पे कौन कौन लोग मौजूद थे, आपके ससुराल पक्ष में कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि मेरी सास है, मेरे साले हैं, मेरी पत्नी है। और फिर मैंने पूछा मेरा सवाल कि आपके ससुर कहाँ हैं, तो बोले कि मेरी शादी के टाइम तो मेरे ससुर नहीं थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो आपके ससुर अभी कहाँ हैं? तो बोले कि नहीं, मुझे बताया ही नहीं गया, हो सकता है शायद उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम। लेकिन जब मैं केस स्टडी कर चुका था तो मैंने एक चीज उसमें नोटिस कर ली थी कि जो 498 ए में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें उनकी पत्नी के जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, पुलिस ने जो 161 के जो स्टेटमेंट्स लिखे थे, उसमें स्टेटमेंट में ये था कि शादी 2001 में हुई और शादी के 2-3 साल बाद जो पत्नी थी उसके पिता की मृत्यु हो गई। मेरा अगला सवाल उन भाई साहब से ये था कि आप ये बताइए कि आपकी सास के नाम, आपके साले के नाम कोई संपत्ति है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी सास के नाम संपत्ति है, हमारे साले के नाम संपत्ति है। तो मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी सास ने, आपके सालों ने ये संपत्ति खरीदी थी या कहीं से लेके आए थे, या किसी ने इनको दान में दी थी, या किसी ने वसीयत कराई थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो संपत्ति है वो खरीदी हुई नहीं है, ये उनके पति की संपत्ति है, और पति की संपत्ति इनको ट्रांसफर हुई है। तो मैंने कहा कौन सी संपत्ति है? बोले कृषि भूमि है, इस तरीके की भूमि है। तो इतनी बात मेरे लिए पूछना बहुत वाजिब था, और मैं उनके मुंह से सारी चीजें निकलवाना चाह रहा था। मैंने फिर क्या किया, मैंने उनसे ये कहा कि भाई, आपकी शादी जो है ना वो 2001 में हुई, और पुलिस ने अपने 161 के बयान में आपकी पत्नी के बयान लिखे हैं कि भाई शादी की डेट से 2 साल बाद, 2-3 साल बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई।
और आप कह रहे हैं कि शादी के टाइम पे आपके ससुर थे ही नहीं, और आपकी सास के नाम जो संपत्ति है और आपके सालों के नाम जो संपत्ति है, उस संपत्ति का ब्यौरा निकाल लो। संबंधित तहसील में जाओ, कृषि भूमि है, संबंधित तहसील में जाओ, वहां से 12 साल निकलवाओ, अगर 12 साल न निकले तो 30 साल निकलवाओ। तो उन भाई ने बिल्कुल सेम वैसा ही किया। उन्होंने मेरे डायरेक्शंस के हिसाब से उन्होंने उसी तरीके से काम किया और सारी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख ली। जब 30 साल निकलवाया गया तो उस 30 साल में मैंने पाया कि 1998 में जो उनके जो ससुर थे, जो भाई थे, उनके जो ससुर थे, उनकी संपत्ति इनकी सास के नाम, इनके सालों के नाम आती है। मतलब कि जो ये भाई थे, इनकी जो पत्नी है, उसके पिता के मरने के बाद जो वसीयत जो दर्ज होती है, बकायदा तहसीलदार न्यायालय में 44 के तहत में, राजस्व संहिता 44 के तहत में, शायद 44 ही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर देना, शायद 44 के तहत में, ये जो राजस्व संहिता के तहत में जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई थी, यानी उनके मृतक होने के बाद में, वो पत्नी के नाम हुई थी, उसके दोनों तीनों बेटों के नाम हुई थी। यानी पत्नी कौन? यानी जो भाई है उनकी सास और उनके साल के। तो ये जब रिकॉर्ड पे जब आ गया तो हमने फिर क्या किया, हमने एक शिकायत कंप्लेंट लिखी, और कंप्लेंट में मैंने स्पष्ट तरीके से ये लिखा कि ये जो पुलिस में ये इस तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया, इसके स्टेटमेंट में ये चीजें हैं, और पुलिस का कहना यदि सही है और मजिस्ट्रेट ने इस एफआईआर की चार्जशीट पर कॉग्नियंस ले लिया है, तो फिर ये जो तहसीलदार न्यायालय का जो आदेश है, जिसमें 1998 में जो इनके ससुर की जो मृत्यु दिखाई गई है, उनकी मृत्यु की डेट नहीं उसमें थी, मतलब वसीयत की डेट थी, यानी कि मृतक फला फला के स्थान पर बतौर वसीयत दर्ज हो। तो जब 1998 में जब ये मृतक की जगह पे जब इनके साले और इनकी सास के नाम जब संपत्ति आ गई है, तो फिर पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये कैसे कह सकती है कि शादी के 2-3 साल बाद ये खत्म हो गए? स्टेटमेंट्स कैसे? इसी आधार पे मैंने एक कंप्लेंट तैयार करी। कंप्लेंट तैयार करने के बाद में मैंने एक 156(3) के तहत में, यानी कि बीएनएस जो है 173(4) के तहत में एक प्रार्थना पत्र तैयार कराया। तैयार कराने के बाद वहाँ लोकल के अधिवक्ता साथी का सहारा लेते हुए, अपना वकालतनामा दाखिल करते हुए, हम लोगों ने मेरे गाइडेंस के हिसाब से वहाँ पे बहस हुई, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर के बाद में आज, और उसमें ये भी तथ्य खोला गया था कि जो भरण पोषण की जो राशि ली गई है, वो राशि भी गलत तरीके से ली गई, इन्हीं तथ्यों के आधार पर ली गई है। लिहाजा जो राशि जो है वो हमें वापस कराई जाए। अब मैंने उन भाइयों को बोल दिया है कि भाई जो एफआईआर जो हुई है, उस एफआईआर की कॉपी आपको मेंटेनेंस में लगानी है, और जो गलत तरीके से जो पैसा आपसे लिया गया है, वो पैसा आपको वापस लेना है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आए जिनमें हमने काम किया, और जो पत्नियां हैं ना, उनको बैक फुट पे आना पड़ा। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद में आया था। उस महिला का जो पिता था वो एक बहुत बड़ा जेवलर था, मतलब सुनार था, और उसने अपने पति के नौकर से 25 लाख रुपए का जेवर करीब निकाल लिया था। और वो ये क्लेम भी कर रही थी, मतलब 25 लाख का जेवर निकालने के बाद में वो क्लेम भी कर रही थी कि मेरा 25 लाख का जेवर जो है वो पति के पास रखा हुआ है। ऐसी उस केस में उस जेवर को बचाया गया, उस पत्नी के खिलाफ में एक्शन हुआ, और जब उसके पिताजी जब आए तो उसके पिताजी ने सोने के बिस्किट के बिल वहां पे लगा दिए थे। जेवर की बात चल रही थी लेकिन सोने के बिस्किट के बिल लगाए, ये मैटर वहां पे फंसा। लड़की बैक फुट पे आई, यानी वो पत्नी, यानी वो महिला वो है बैक फुट पे आई, और अ, सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। ऐसे ही एक मामला हमारे यहाँ इटावा का मामला था। बहुत 10 सालों से एक मामला ऐसे ही चल रहा था। काफी परेशान थे भाई वो मेरे पैतृक स्थान औरैया में जब मेरे पहुंचे, उस टाइम पे मैंने आगरा मकान नहीं बनवाया था। मैंने उनकी एक कंप्लेंट लिखी, और कंप्लेंट लिखने के बाद में उन्होंने जब कोर्ट में लगाई, तो उनके जो अधिवक्ता साथी थे, जो उनके अधिवक्ता महोदय थे, हमारे वरिष्ठ हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको साइलेंट अटैक आया, वो खत्म हो गए। वो मेरे से बहुत प्रभावित हुए, हमसे मिले, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया हमें।
और उसमें क्या हुआ कि जो पत्नी थी, उसके माँ बाप भाई बहन वगैरह जो लोग हमने उसमें आरोपी बनाए थे, उनको सबको तलब किया गया, सबके वारंट जारी हुए, और बिना पैसा दिए ही फिर तलाक की डिग्री उनके पक्ष में उनको मिली। क्योंकि तलाक चल रहा था लेकिन तलाक मिल नहीं पा रहा था, लेकिन इन आधारों पर उनको तलाक दिलाया गया। 125 सीआरपीसी के तहत 25,000 रुपए का मेंटेनेंस का आदेश हुआ था। वो मेंटेनेंस आज दिन तक कभी दिया नहीं गया, क्योंकि जो भाई थे वो सरकारी टीचर थे। और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, अगर हम सुनाने के लिए बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में है। तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे से क्लू आप लोगों को दें कि हम किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि लोग जो है ना, जब हम कोई सूचना देते हैं ना एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो ये एक जनहित सूचना बन जाती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करें, और सही तरीके से अगर आप लोगों को कोई समस्या, आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी मदद करने लायक हूँ, आप लोग मुझे अपना लायक वर समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक खोटे सिक्के की तरह हूँ, हो सकता है खोटा सिक्का कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूँ तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रॉपर फीस के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये मुहिम सिर्फ हमारी नहीं है, इस मुहिम में आप लोगों को भी सहयोग करना है, और ये मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है। जब भी खड़े होंगे ईमानदारी से खड़े होंगे, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं किसी से, और हमेशा ही निर्दोष पुरुषों को, निर्दोष परिवारों को बचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर कोई महिला अगर सही है और उसके साथ में अगर जाती हुई है, उसके साथ में अगर वास्तव में अगर बर्बरता हो रही है, और अंदर आत्मा से अगर लगता है कि नहीं ये महिला वास्तव में पीड़ित की गई है, तो हम उसकी भी मदद करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी निडर, बिल्कुल भी संकोच ना करें, बिल्कुल निडर हो जाए। कुछ नहीं है, बस केवल आपको चीजों को समझना है। और मेरे जो वीडियो हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी, प्रैक्टिकल आधार पर ही हम अपनी वीडियो बनाते हैं, ताकि कि आप लोगों को इस वीडियो के मार्फत ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि हर किसी से फोन पे बात कर पाए। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं दीवानी कचहरी आगरा में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा हूँ, और जिंदगी भर जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपकी सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। बस आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए। मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूँ, और मैं कानूनी रूप से मजबूत जरूर हो सकता हूँ। और इस कानूनी रूप से जब मैं मजबूत हूँ, और मैं क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मैं सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। मैं भी आप ही के जैसा था, ऐसा नहीं है। मैं भी काफी परेशान था, लोगों से सलाह मशवरा करता था, मैंने स्टडी किया। आप ही जैसे लोगों ने मुझे वकालत के फील्ड में एक नया रास्ता दिखाया। तो आप ही लोगों से हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और आप ही लोगों से हम अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद।